हाय बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशा करता हूँ कि आप सारे के सारे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी अनप्रोडक्टिव स्ट्रेस में नहीं हो। आप सारे के सारे जो डिसाइड कर चुके हो कि आपको अगले 1 साल ड्रॉप लेके JEE24 क्रैक करना है। तो अगर आप उस स्टेज पे पहुँच चुके हो तो हेंस इसी चीज़ के लिए मैं एक ये वीडियो लेके आया हूँ। ये मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ, ये हम वीडियो बनाएंगे, आप इसको अपने टाइम से अपने हिसाब से इसको देखो, राइट। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप ड्रॉप लेने वाले हो या अगर आप ड्रॉप ले चुके हो तो अगले 1 साल, अगले साल के अप्रैल एंड तक की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जिससे कि और वो स्ट्रैटेजी जो भी बच्चा ढंग से बनाएगा और उसको ढंग से फॉलो करेगा, राइट, वो सारे बच्चों का सिलेक्शन नीट 2024 में हो जाए। बेसिकली 2024 से आपकी MBBS की पढ़ाई स्टार्ट हो जानी चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव के साथ अगर आप ड्रॉप लेने का सोच चुके हो तो फिर ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में भी बताई है, राइट, वो यही है, राइट, कि ये जो एग्जाम है, पहले इस एग्जाम को समझते हैं। आप सारे लोग अगर ड्रॉप करने का सोच रहे हो तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये एग्जाम एक बार दिया है, कम से कम एक बार तो दिया ही होगा, राइट। अगर आपने ये एग्जाम एक बार दिया है तो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि कैसे ये एग्जाम आपके एग्जाम से डिफरेंट है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? बाकी के आपके स्कूल के एग्जाम होते हैं, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिशन, ठीक है। स्कूल के एग्जाम में क्या है? सारे बच्चे पोटेंशियली 100% ला सकते हैं और सबको फर्स्ट रैंक मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे अगर 2 या 3 बच्चों के बराबर मार्क्स भी आए तो भी यहां पे रूल्स बने हुए हैं कि कौन उसमें से हायर रैंक पे होगा और कौन लोअर रैंक पे होगा, राइट। वो भी रूल्स बने हुए हैं यहां पे, क्योंकि यहां पे रैंक उतना जरूरी है, राइट। इसी की एक एनालॉजी बताता हूं मैं। फॉर एग्जांपल स्विमिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। स्विमिंग जो है वो काफी सारे लोगों को आती होगी, काफी लोग बचपन से स्विमिंग कर रहे होंगे, राइट। बट कुछ लोग हैं जो स्विमिंग को एज अ कॉम्पिटिशन देखते हैं और वो अपने स्टेट में, अपने रीजन में, अपनी कंट्री में जो बेस्ट स्विमर बन के अपनी कंट्री को जो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए भी जाते हैं ना। वो सारे बच्चे, वो सारे लोग, एथलीट्स जो कि वहां पे जा रहे हैं, वो सारे के सारे अपने अपने उसमें टॉप क्लास हैं, बट मेडल तो फर्स्ट 3 को ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो 8, 10, 15 लोग हैं वो अच्छे स्विमर नहीं है, वो सभी अच्छे स्विमर हैं, बट जब अगर आप टॉप 3 में नहीं आओगे तो आपको मेडल नहीं मिलेगा। वही सेम यहां पे है कि मान लो सारे ही 21 लाख बच्चों ने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, सारे सवाल बना लिए और जो पेपर आया उसमें सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट इवन देन सिंस सीट्स लिमिटेड हैं तो वो लिमिटेड सीट्स जो अलग अलग कॉलेजेस में, उसकी काउंसलिंग के लिए सबको एक रैंक मिलेगा और आपका सक्सेस इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना बेस्ट रैंक, कौन सा बेस्ट रैंक आप ला सकते हो, ठीक है। तो ये एजुकेशन के साथ साथ कंपटीशन है। यहां पे एजुकेशन की मैं बात करता हूं स्कूल में, राइट। स्कूल में एक बेंचमार्क होता है कि भाई हर एक बच्चा जो इस नंबर से ऊपर लाएगा वो अगली क्लास में जाने के लायक है, राइट। सो अब कई जगह वो 40 होता है, कई जगह 35 होता है, कई जगह 33% होता है, बट कोई भी बच्चा अगर उस मार्क्स के ऊपर ले आता है तो वो अगली क्लास में जाएगा और वो उसी क्लास में बैठेगा जहां 90% वाला बच्चा भी बैठा है, 95 वाला बच्चा भी बैठा है। दैट इज एजुकेशन। सेम चीज शायद यहां भी होनी चाहिए कि भाई जिस भी बच्चे को ये 15 चीजें आती हैं वो डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए तैयार है तो भाई डॉक्टर की पढ़ाई कर लो। बट आप समझ रहे हो यहाँ पे लिमिटेशन कहां आ रही है? लिमिटेशन यही आ रही है कि भाई डॉक्टरी की पढ़ाई हम 1 साल में इतने ही बच्चों को करा सकते हैं, इतनी ही हमारे पास सीट्स हैं और ये सीट्स भी अलग अलग कॉलेजेस में हैं। कुछ कॉलेज बहुत अच्छे हैं और कुछ कॉलेज शायद उतने अच्छे नहीं हैं। सो देयर इज अ डिफरेंशियल, राइट। फिजिक्स का टीचर में डिफरेंशियल कहीं ना कहीं आ ही जाता है, राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस एग्जाम को समझो। यहां पे हर एक सवाल या नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिजिक्स केमिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बायोलॉजी, सब कुछ यही ध्यान में रख के किया गया है कि भाई कितने ज्यादा बच्चे एलिमिनेट हो, क्योंकि सीट्स तो हमारे पास इतनी ही है। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है? डोंट अज्यूम एनीथिंग। अब वो सवाल आपको लगता है आपने पहले कभी किया हुआ, इसका आंसर यही होना चाहिए, डू नॉट अज्यूम। कुछ ना कुछ ट्विस्ट, कुछ ना कुछ जो कलाकारी उसमें डेफिनेटली की गई होगी ताकि ज्यादातर बच्चे वही सोचें जो आपने अभी सोचा और एलिमिनेट हो जाए, राइट। और दूसरा, जैसा कि मैंने अब आपको बताया, ये इंटेलिजेंस या नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारी होगी। कुछ बच्चों को शायद 5 घंटे लगेंगे वही सेम सवाल करने में, कुछ बच्चे 1 घंटे में कर लेंगे, कुछ बच्चों को हो सकता है 1 दिन लग जाए। तो ये जो टाइम का फैक्टर है ये आपका नॉलेज तो डिसाइड नहीं कर रहा, नॉलेज तो नॉलेज है, राइट। ये सारे के सारे सवाल वो जो 1 दिन में बना रहे हैं उसको भी सारे सवाल आते हैं, बट उसको 1 दिन लग रहा है करने में।
जबकि इस एग्जाम में सक्सीड करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, नॉलेज तो चाहिए, और वो नॉलेज ढंग से गेन करने के लिए थोड़ी इंटेलिजेंस भी चाहिए, राइट। बट उसके अलावा स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, 3 घंटे उस दिन एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव होने के लिए आदत चाहिए, राइट। तो ये उन सब चीजों का एग्जाम है, राइट। वो एक दिन परफॉर्म करना है हमें, राइट। स्कूल में जैसे कि ये भी होता है कि आपके फाइनल एग्जाम का वेटेज कुछ 40-50% ही होता है, 30% भी होता होगा कहीं कहीं, बाकी का वेटेज तो आपके बीच बीच के एग्जाम्स का भी होता है, तो आपका लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां ऐसा नहीं है। 11th 12th का पूरा सिलेबस ऑफ 3 सब्जेक्ट्स सब आपको एक ही दिन पूछा जाने वाला है, 3 घंटे के स्पैन में, थ्रू 180 क्वेश्चंस। और वो 180 क्वेश्चंस आपको अपनी तरफ से फुल पोटेंशियल देके उसी 3 घंटे में ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व करने, ताकि जो बेस्ट मार्क्स आए, बेस्ट रैंक आए, आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट सीट मिले। तो ये क्लियर है, ये सबसे पहला पॉइंट है। ये चीज हमारे दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है 2 रीजंस की वजह से। पहला रीजन तो ये कि भाई जिस चीज के लिए आप कंपीट कर रहे हो उस चीज के बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए कि भाई कंपटीशन किस चीज का है, किस चीज को ऑप्टिमाइज करूं मैं। दूसरा ये भी कि मान लो गलती से भी अगर नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में इनमें से किसी चीज की कमी है। इसका मतलब बस ये कि जो भी स्ट्रैटेजी आपने लगाई थी वो स्ट्रैटेजी शायद 100% एप्लीकेबल नहीं थी, या वो स्ट्रैटेजी को जिस तरीके से भी आपने एग्जीक्यूट किया शायद वो ठीक नहीं था, और डिपेंडिंग ऑन आपका क्या एम्बिशन आउटलुक है, शायद आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना ही, उसके बियॉन्ड इसका कोई मतलब नहीं है। आपकी खुद की वैल्यू क्या है और क्या नहीं है वो इस एग्जाम से नहीं डिसाइड होता है, ये भी साथ में गांठ बांध लो, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। अगर इस पॉइंट पे हम सब एक सेम पेज पे हैं, अगर इस पॉइंट पे हम सब अग्री कर रहे हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैंने क्या बताया, यहां पे मैंने यही बताया कि आपको वो एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई छोटा मोटा जो है एग्जाम नहीं है जो आपके स्कूल के जो 40, 50, 60, 100 बच्चे मिलकर दे रहे हैं। इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे, कंट्री की लाइफ पे, सब पे बहुत हैवी है, राइट। 21 लाख बच्चे ये एग्जाम देते हैं, जिसमें से कुछ 50, 55, 60 हज़ार सीट्स भरती हैं, राइट। सो वो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आते हैं अगले वाले पे। इसको क्रैक करने के लिए हमें हमारी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। तो स्ट्रैटेजी में 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और ये इंग्रेडिएंट्स में से कोई एक इंग्रेडिएंट भी जब मिस होता है, जो मिस होता है उस पर मैं 2 मिनट में आऊंगा, बट अगर इन सारे इंग्रेडिएंट्स में से कोई एक इंग्रेडिएंट भी अगर मिस हुआ, कुछ दिन के लिए ही मिस हुआ, बट अगर मिस हुआ तो फिर काम नहीं करेगा ये। अब वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सबसे पहला, तो इस पे बाद में आएंगे, सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है कि भाई आपके पास एक काफी बड़ा सा सिलेबस है, राइट, और उसको आपको कुछ एक फिक्स्ड टाइम में खत्म करना है। तो जैसा हम किसी भी और टास्क के साथ करते, मान लो आपको एक बहुत ही सिंपल सा टास्क दिया होता कि भाई आपको जो है अगले लेट्स से 50 दिन में ये इतने क्राफ्ट के पीसेस बनाने, एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आप उसको कैसे डिवाइड करोगे कि भाई अगर मेरे को अगले जो है 10 दिन में 100 बनाने हैं तो दिन का 10 तो बनाना पड़ेगा। दिन का 10 बनाने के लिए मेरे को उस हिसाब से चीजें आनी भी चाहिए। तो मैं काम करता हूँ 2 दिन ट्रेनिंग में लेता हूँ, तब मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, विच मीन्स मेरे को जो 100 है वो 8 दिन में ही बनाने पड़ेंगे, राइट। और उसके अलावा इसके लिए रॉ मटेरियल भी लगेगा कुछ, वो भी मेरे को जुगाड़ना पड़ेगा। उसमें क्या आएगा, ये सारी चीजें सोच के आप फिर फाइनली एक जगह पहुंचते हो कि भाई पहले 2 दिन एक तरफ तो मैं रॉ मटेरियल जुगाड़ूंगा और दूसरा मैं सीखूंगा कि ये बनता कैसे है, थोड़े बहुत ट्रायल एंड एरर वगैरह वगैरह। और उसके बाद तीसरे दिन या चौथे दिन से मैं बनाना स्टार्ट करूंगा, राइट। और अभी के लिए आप इक्वल पकड़ लो कि भाई 4 दिन अगर आप या 6 दिन अगर आप ये बना रहे हो तो 6 दिन में 100 निकालने के लिए, 100 ऐसे क्राफ्ट के पीसेस निकालने के लिए आपको रोज कितना बनाना पड़ेगा। ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको एकदम सिंपल सी चीज बताई। ये चीज हम शायद 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को उनके समर वेकेशन प्रोजेक्ट के लिए बताते हैं, राइट। ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बेसिक प्रिंसिपल अभी भी सेम है कि आपके पास एक सिलेबस है जो काफी बड़ा है, और आपके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम है जो कि कम नहीं है। टाइम भी कम नहीं है, अभी से आपके पास 1 साल है। 1 साल इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली उस केस में जब जो भी आप चीज करने वाले हो वो आप ऑलरेडी कम से कम एक बार तो कर चुके हो, तो दूसरी बार उससे तो बेटर ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या है, एक टाइम टेबल बनाओ। अब इस डायरेक्शन में हमने एक लाइव इंटरैक्शन आपके साथ किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाइम टेबल का भी पहला पार्ट ये कि भाई 1 महीने में या 1 हफ्ते में मेरे को क्या करना है, फिर उसको मैं दिन में ब्रेक करूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि आपको हर एक हफ्ता कम से कम एक चैप्टर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का शायद थोड़ा 1 से ज्यादा, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने आपको बताया था कम से कम एक चैप्टर आपको कवर करना है। अगर आप हर हफ्ता 1 चैप्टर करते हो आज से, तो अक्टूबर एंड तक आपका फिजिक्स हो जाएगा, नवंबर एंड तक आपका केमिस्ट्री हो जाएगा। बैकलॉग लगा लो, ठीक है, 15 दिन का, 1 महीने का, और 1 महीना ऐड कर लो, आपका नवंबर या दिसंबर तक ये सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ब्रॉडली नवंबर तक
इज व्हाट यू शुड टारगेट कि नवंबर तक मेरे को ये पूरा सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस खत्म करने का मतलब क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया हुआ था, मैं वापस से रिवाइज कराऊंगा एक बार, बट एक बार वापस इस पे आते हैं कि अगर आपने वो लेवल का एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ है तो वो वीडियो देख लो, वहां पे दिया हुआ है, बहुत सॉर्टेड है वो टाइम टेबल, वहां से उठाओ। इसको आपको जो दिन के लेवल में ब्रेक करना है कि भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफ जून मैं क्या करने वाला हूं। फिर जुलाई में हो सकता है आप थोड़ा चेंज कर लो, कोई बात नहीं, मतलब जरूरी थोड़ी एक ही टाइम टेबल है जो पूरा जिंदगी भर चलेगा, इतना सॉर्टेड तो होता तो फिर बात ही कुछ और होती, राइट। तो अभी के लिए सिर्फ जून का टाइम टेबल बनाते हैं कि भाई जून के मंडेज को, ट्यूसडेज को, वेडनेसडेज को, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये जो 7 दिन आपके पास एक हफ्ते में आते हैं और जून में ऐसे 4 बार आएगा, आप हर दिन एग्जैक्टली क्या क्या करोगे सो दैट बाय द एंड ऑफ जून जो भी चैप्टर्स आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के खत्म करना चाहते हो वो खत्म हो जाए। चैप्टर खत्म होने का मतलब क्या है, आपने थ्योरी पढ़ ली है, जो भी चीज़ें याद रखने वाली हैं उनके उसके आपने नोट्स भी बना लिए हैं, आपने सॉल्व जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर लिए हैं, आपने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं, राइट। यहाँ से आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपने क्लियर कर लिया है, और उसके अलावा आपने अलग से अनसॉल्व्ड कम से कम 100-150 जो 200 क्वेश्चन किए हुए हैं, एक आपने चैप्टर टेस्ट भी अटेम्प्ट किया हुआ है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच वी हैव टॉक्ड अबाउट पहले भी, ये सारी चीजें आपने कर ली हैं, तो आपका वो चैप्टर फिनिश्ड है। उसके बाद आपको बस वो जो नोट्स जो आपने बीच में बनाए, यहां पे जो मैंने दूसरे या तीसरे नंबर पे नोट्स बोला, बस वो आपको रिवाइज करते रहना है और मॉक टेस्ट देते रहना है। वो चैप्टर आपका जिस लेवल पे आज है खत्म करने के बाद उसी लेवल पे कंटिन्यू होगा, उससे और इंप्रूव ही होगा। क्यों? क्योंकि आपकी इनएक्यूरेसीज रिड्यूस होती रहेंगी। सो ये ज्यादा चैप्टर खत्म करने में, उस पर आएंगे थोड़ी देर और। बट पहला पॉइंट हमारा है ये कि भाई एक टाइम टेबल बनाओ, और ज्यादा लंबा नहीं बना सकते तो कम से कम 1 महीने का बनाओ। 1 महीने का भी अगर फाइटर हो रहा है तो एक काम करो, पहले 1 हफ्ते का बनाओ, 1 हफ्ते से कम नहीं। टाइम टेबल बाय डेफिनेशन थोड़ा कम से कम 1 हफ्ते का तो होना चाहिए। तो आप खाली 1 हफ्ते का टाइम टेबल बनाओ और इस 1 हफ्ते का एक टारगेट लेके चलो कि भाई ये जो जून का पहला हफ्ता अभी आने वाला है, इसमें मैं ये और ये चैप्टर खत्म करूंगा, इस तरीके से खत्म करूंगा, इसमें मेरे को ये 4 एक्टिविटीज करनी है, वो एक्टिविटीज में सुबह इतने से इतने बजे करूंगा। सबसे ज्यादा आपको कौन जानता है? आप बोलोगे मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे टीचर, ये नहीं, सबसे ज्यादा आपको सिर्फ आप जानते हो। और अगर सबसे ज्यादा आपको सिर्फ आप जानते हो तो ये टाइम टेबल जो आप बनाओगे आपको वही ध्यान में रख के बनाना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। आज की डेट में अगर आप 3 घंटा नहीं बैठ सकते, 2 घंटा बैठ सकते हो, 1 घंटा बैठ सकते हो, टेक दैट इनटू अकाउंट कि हाँ अभी मैं 1 घंटा ही बैठ सकता हूं, तो ठीक है मैं पहले 1 घंटा बनाऊंगा, बट उसके बाद मैं सिर्फ 10 मिनट का ही ब्रेक लूंगा बहुत रिलीजियसली और फिर वापस आऊंगा। अगले महीने में इस 1 घंटे को 1.5 घंटे 2 घंटे कर दूंगा, कोई बात नहीं, टाइम है मेरे पास। एग्जाम्पल मैंने ये इसलिए दिया क्योंकि वन ऑफ द रीजंस वाई, टाइम टेबल तो आप सब बनाते होगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आप गिव अप कर देते क्योंकि वो टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पाते। वन ऑफ द रीजंस व्हाई हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते इज बिकॉज या तो आपने वो टाइम टेबल कहीं और से उठाया, वो किसी और का टाइम टेबल था, आप पे अप्लाई नहीं होता, या आपने बनाया भी वो टाइम टेबल अपने लिए, तो आपने ये 2-3 चीजें नहीं ली अकाउंट में। आप शायद थोड़े ज्यादा एम्बिशियस हो गए, नहीं मैं बैठूंगा 3 घंटे, राइट, नहीं मैं बनाऊंगा 100 सवाल, ठीक है, आपने ये सब सोच के टाइम टेबल बना दिया। अब उसके बाद 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक अगर इसमें से कुछ भी अगर नहीं काम किया तो आपको लगता है यार ये तो ऐसे तो नहीं होने वाला है, मेरे लिए तो ये नहीं है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना टाइम टेबल बनाते टाइम, ठीक है, ये पहला है। दूसरा है हमें इसके लिए मेहनत करनी है। वन ऑफ द रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन द एग्जाम इज बिकॉज हमारी इसकी आदत नहीं है। घर में जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं तो हम टिपिकली 1-1.5 घंटे में टेस्ट खत्म कर देते हैं क्योंकि बाकी सवाल हमें आते नहीं और उसके मार्क्स से हमें फर्क पड़ता नहीं है, तो हम सोचते हैं भाई इतना ही आता था, इतना हमने कर दिया, ठीक है, हमारी आदत ही नहीं है इतनी देर बैठने की। अब मैं यहां पे ये जो सिटिंग लिखा हुआ है ये सिटिंग प्लेस होल्डर है। ब्रॉडली आपको ये करना है कि क्या आपका दिमाग 3.5 घंटे तक शातिर रह सकता है, क्या आपका दिमाग 3.5 घंटे तक अपना मैक्स परफॉर्म कर सकता है। सबके बस की बात नहीं है, घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, मतलब लोगों की लिमिट होती है और उस लिमिट को अगर आपको 3.5 घंटे तक लेके जाना है तो उस पर भी मेहनत लगेगी, ठीक है। तो ये अपने कोई दूसरी चीज बिठानी है कि भाई, और इसके लिए काफी सिंपल रूल है। अभी आज की डेट में मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अभी से लेके नवंबर तक आप बस महीने में 2 मॉक टेस्ट करो, ठीक है। बट उसके अलावा जो भी आपका पढ़ाई का स्केड्यूल है, जब आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, किसने बोला 3.5 घंटे बैठ के सिर्फ सवाल ही सॉल्व करने हैं? हम यहां पे सिर्फ बैठने की बात कर रहे हैं और एकदम प्रोडक्टिवली बैठने की बात कर रहे हैं। तो अगर आज की डेट में, जैसा कि मैंने अभी बताया, आपकी 1 घंटे की कैपेसिटी, आप 1 घंटे से स्टार्ट करो, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लो, कोई बात नहीं। बट ये जो टारगेट है, ये 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद 1 घंटे का 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट होना चाहिए। ये बढ़ते रहना चाहिए। आपको एग्जाम आज नहीं देना है, जून के बाद भी नहीं देना है, आपको एग्जाम देना है अगले अप्रैल में। क्या आप नवंबर तक 3 घंटा पहुंच सकते हो? आज नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं, नवंबर तक 3 घंटे पे पहुंच सकते हो, वो
वो आपका टारगेट है, ठीक है। तीसरा क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया, नॉलेज इंटेलिजेंस इज वन थिंग, व्हाट यू आर सॉल्विंग फॉर इज स्पीड एंड एक्यूरेसी, राइट। एंड अगर आप अभी 11th और 12th में होते तो मैं आपको बोलता कि नहीं भाई पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, पहले सब समझ लो, ठीक है, उसके बाद इस पे आएंगे। आप ऑलरेडी ड्रॉप करने जा रहे हो या ड्रॉप कर जो ले चुके हो, आप ऑलरेडी जो भी समझना था कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हो। कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे से समझ में आए होंगे, कुछ थोड़े कम समझ में आए होंगे, तो एक वेरिएशन आपको अभी सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन अभी से आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जो भी सवाल आप सॉल्व कर रहे हो उसको टाइम करो, और अगर वो सवाल आप 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट तक जा रहा है आपका जो है वो सवाल सॉल्व करने का, वो उसको आपको पता है कि उसको हमें रिड्यूस करना है, तो आज मान लो 2.5 मिनट जा रहा है, बट क्या नवंबर तक आप उसको 1 मिनट पे ला सकते हो, इज द अदर क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क, ठीक है, ठीक है। तो ये एक एक जो छोटी छोटी लाइनें यहां पे लिखी हैं, इन सब के पीछे थोड़ी बड़ी बड़ी स्टोरीज, राइट। जैसे पहली चीज मैंने जो बताई कि टाइम टेबल, तो वो टाइम टेबल आपको अपने हिसाब से बनाना है। उस टाइम टेबल के अंदर जो है बाकी क्या 3 चीजें रखनी है। पहली चीज रखनी है कि भाई 3.5 घंटे बैठने की आदत, आज नहीं हो सकता तो टाइम टेबल में वो मत डालो, बट एज यू मूव फॉरवर्ड आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि भाई आज मैं 1 घंटे से स्टार्ट करूंगा, बट कल मैं 1 घंटा 5 मिनट, परसों 1 घंटा 10 मिनट, इफ दैट वर्क्स फॉर यू। या इस हफ्ते जो 1 घंटा ही, बट अगले हफ्ते से 1 घंटा 10 मिनट, जो भी आपके लिए काम करता है, ठीक है। तीसरा, हर एक सवाल जो सॉल्व करना है सिर्फ इस पे खुश नहीं होना है कि भाई ये तो सवाल मैंने सॉल्व कर दिया, चलो अब ये चैप्टर खत्म हो गया। वो सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, स्पीड, वो भी जरूरी है, टाइम करो उस चीज को। या आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो उसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीजें देखो कि भाई इतना ही टाइम है, इतने ही टाइम में इतने सवाल करने हैं, तो दोनों चीजें ध्यान में रख के चलते हैं। क्योंकि बहुत सारी केसेस में सेम सवाल में अगर मैं आपको बिना किसी टाइम लिमिट के दूं तो आप ज्यादा सवाल सॉल्व कर पाओगे, आपने भी नोटिस किया होगा ये। बट वो वही सवाल के साथ में एक टाइम लिमिट डाल दूं और आपके बगल में 4-5 और बच्चे बिठा दूं, आपका स्कोर कुछ और आएगा। ये इतनी बार देख चुका हूं मैं, इतने सारे बच्चों के साथ देख चुका हूं मैं कि ये तो फर्क पड़ता है, बट ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज पड़ रहा है, 6 महीने बाद नहीं पड़ना चाहिए, वो सोच के चलो, ठीक है। और सबसे आखिरी क्या है कि भाई सिर्फ करते 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 नहीं रहना है, राइट। मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मेरे को पता है कि अलग अलग बच्चों का क्या, आप मेरे को बताओगे कि आपकी ये सिचुएशन में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, बट आप ये पहली या दूसरी बार कर रहे हो, आपको रिव्यू और जो रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो कोई टेस्ट अगर आपने दिया या कोई असाइनमेंट अगर आपने किया या कोई लेट्स से नोट्स अगर आपने अभी खत्म किए, उसके बाद उसको वापस से एक बार 10 मिनट और लगा के रिव्यू करो। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे ही मैंने ये बोला आपका दिमाग इस चीज पे दौड़ा होगा कि भाई मेरे को टाइम के लिए ऑप्टिमाइज करना है, मेरे को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी है, उसमें गलती भी होगी। तो while you are working towards this, do not let go of this part. तभी तो एक्यूरेसी आएगी, स्पीड तो आ जाएगा, एक्यूरेसी नहीं आई तो फिर क्या फायदा है, ठीक है। तो ये रिव्यू और रिवाइज वाला जो पार्ट है ये आपकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करेगा। स्पीड पे आप वैसे ही काम कर रहे हो, बैठने पे आप वैसे ही काम कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीशन पे आप वैसे ही काम कर रहे हो। क्लियर है ये? तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है काफी इंपॉर्टेंट सवाल कि ये चीज आप 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता शायद 1 महीना करोगे, बट उसके बाद अगर आपने 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते का भी ब्रेक ले लिया, कंसिस्टेंसी चली गई, फिर आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो विच इज वाई टेकिंग अ ड्रॉप इज अ डिफिकल्ट थिंग, राइट। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग प्योरली फॉर वन रीजन कि क्या आप ये मेंटेन कर सकते हो क्या, कंसिस्टेंसी। रोज ये चीज जो भी आपने शेड्यूल बनाया है, टाइम टेबल बनाया है, रोज उसको फॉलो कर सकते हो क्या, रोज उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो क्या? दैट इज द ओनली थिंग एंड आई कैन टेल यू विद एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस कि कुछ 1-2% को छोड़ के मेजॉरिटी बच्चे जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप किसी का भी इंटरव्यू उठा के देख लो, सब आपको एक ही चीज बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे शायद ये भी बोलेंगे नहीं मैं तो 10 घंटे पढ़ता ही नहीं था, मैं तो 4 घंटे पढ़ता था, बट डेली पढ़ता था। ये की वर्ड जो है ना, ये नोटिस करना, हर कोई आपको यही बोलेगा कि भाई डेली का स्केड्यूल, डेली कंसिस्टेंसी। इसके बारे में मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी, अभी दोबारा नहीं बताऊंगा, वो वीडियो देख लेना। बट इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है आपके सक्सेस के साथ कि एग्जाम तो भाई वो एक ही दिन होने वाला है, बट वो एक दिन के एग्जाम के लिए आप ये पूरे साल तैयारी कर रहे हो। जिस दिन ये फ्लो ब्रेक हुआ, उस दिन के बाद से आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये 1 साल के लिए बस गांठ बांध लो, उसके बाद जैसा आपके पेरेंट्स ही बोलते होंगे कि बेटा बस ये एग्जाम जो निकल जाए, उसके बाद जितनी ऐश करनी है कर लेना। आई कैन टेल यू कि उसके बाद भी ऐसी कुछ बहुत ज्यादा ऐश नहीं है। अब जो भी आप अभी पढ़ाई कर रहे हो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही एमबीबीएस में होने वाला है, राइट। बट आपको इस चीज में
सिंस वो आपने गोल बनाया है, वो आपका एम्बिशन आपने सेट किया हुआ है, तो उसके लिए ये इनपुट तो लगेगा। अब ये इनपुट देते हुए ऐश कैसे करनी है वो एक सेपरेट चीज है, वो आप कॉलेज में जाके एक बार फिगर आउट कर लेना, हो जाता है फिगर आउट, बहुत ऐश की है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में ये जो अगले 1 साल है, क्योंकि आप ड्रॉप कर रहे हो, स्टेक्स बहुत हाई है, तो इस चीज पे पहला कंसिस्टेंसी। अब दूसरा ब्रेक होती कैसे है, क्योंकि थोड़ा डिमोटिवेशन आ जाता है, राइट, थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ जाता है। अब वो डिमोटिवेशन को अगर आप अटैक नहीं करोगे, रिजॉल्व नहीं करोगे, तो वो डिमोटिवेशन बढ़ता रहेगा और एक दिन जाके आपका ये टाइम टेबल ब्रेक होगा, आपके सवाल बनने बंद हो जाएंगे और इन्हीं दोनों में से किसी एक रीजन की वजह से आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। तो उसके लिए ये सेकंड वाला पॉइंट है बहुत जरूरी। क्या आप हर रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो? एक दिन में सारा इंप्रूवमेंट क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। हर रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो क्या आप? 300 दिन है आपके पास, 300 दिन, ठीक है। तो क्या अभी अगर आप 1 घंटा ही बैठ पा रहे हो, तो क्या आप कल 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट बैठ सकते हो क्या? बहुत है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 घंटे को 1 घंटा 10 मिनट कर दिया, राइट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, राइट, 10/60 इज अप्रॉक्सीमेटली 18%, 18% का इंप्रूवमेंट है, राइट, 18% का इंप्रूवमेंट है। मैं तो उससे भी थोड़ा कम मांग रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि भाई हर रोज क्या आप 2% 4% ही इंप्रूव कर सकते हो क्या? इंप्रूवमेंट किन चीजों पे चाहिए? 1, फॉलोइंग योर टाइम टेबल पे, कि भाई ठीक है आज थोड़ा टाइम टेबल इधर उधर खिसक गया, बट पूरा खत्म करके ही सोऊंगा मैं, कल फिर टाइम से उठूंगा, जो जितना भी खिसका था। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको इस हफ्ते में जो है 3 चैप्टर करने थे, 3 में से तीनों चैप्टर लेट्स से 5 जो है थोड़ा थोड़ा रह गया, मान लो आपने नोट्स नहीं बनाए हुए हैं या सारे प्रीवियस ईयर सवाल नहीं किए हुए, कोई बात नहीं, उसको और आगे एक्सटेंड करके उसको कंप्लीट कर लो। बट इस बार अगर आपका 1 हफ्ते के बदले 1 हफ्ता 5 दिन गया था, अगली बार क्या आप उसको थोड़ा रिड्यूस करके 1 घंटा 3 दिन में खत्म, 1 हफ्ता 3 दिन में खत्म कर सकते हो क्या? क्या तीसरे या चौथे आइटरेशन के बाद 1 हफ्ते वाला आप होल्ड कर सकते हो क्या? ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट नोट करो, ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो दिस इज व्हाट मैटर्स। जो भी आप आज प्लान बना रहे हो, वो कहीं ना कहीं कितना भी आप ट्राई करो, थोड़ा एम्बिशियस प्लान तो होगा ही, इसलिए हम इतना बफर लेके चल रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं भाई नवंबर तक सिलेबस खत्म करना है, तो बफर है आपके पास। बट पहली चीज जो आपको इंश्योर करनी है वो ये कि क्या थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। ठीक है, मैंने जो प्लान बनाया था वो नहीं अचीव हो रहा, बट जहां मैं था वहां से थोड़ा बेटर हूं क्या मैं आज? अगर हो तो आप सही ट्रैक पे हो, एकदम सही ट्रैक पे हो, इसी को कंटिन्यू करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। बट ये रियलाइजेशन बहुत मुश्किल है, आसानी से नहीं आती है। तो ये 2 चीजें अपने दिमाग में गांठ बांध दो, ये 3 या 4 चीजें अपने को सॉल्व करनी है। ये अगर अभी तक आपने ये नहीं किया है, टाइम टेबल वगैरह नहीं बनाया है, तो बना लो। लिंक ऑफ द वीडियोस आई वुड बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, ठीक है। तो ये क्लियर। तो ये हमारा था दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे मैं आऊंगा थोड़ी देर में, बट उससे पहले एक बार सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ बात कर लेते हैं। अगेन ये सारी चीजें हम इससे पहले वाले वीडियोस में भी कवर कर चुके हैं, और उससे पहले बहुत बार अरविंद अरोड़ा सर और बाकी सारे टीचर्स ने भी बहुत बार कवर किया हुआ है। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, इस स्लाइड का मेरा पर्पस क्या था, ये सिलेबस बताना थोड़ी था, ये तो आपको भी पता है। मेरा पर्पस यहाँ पे ये था कि अब आप ड्रॉपर हो, आपके लिए 11th या और 12th कुछ नहीं होता, आपके लिए बस एक सिलेबस है। और सिलेबस को आपको ब्रेक कैसे करना है? इस तरीके से ब्रेक करना है कि भाई फिजिक्स में ये यूनिट्स होते हैं, कुछ आपके वीक होंगे, कुछ आपके स्ट्रांग होंगे, बट आपको इस तरीके से देखना है कि भाई पूरा मैकेनिक्स मेरा कैसा चल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आधा मैकेनिक्स आपका स्ट्रांग है और आधा मैकेनिक्स वीक है, नहीं होता वो टिपिकली। मैकेनिक्स को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक भी कर सकते हो, रोटेशनल मैकेनिक्स अलग, क्लासिकल मैकेनिक्स अलग, वगैरह वगैरह, आपके ऊपर है। बट देन इट्स वेरी लाइकली कि अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका स्ट्रांग है तो ये पूरा का पूरा स्ट्रांग, अगर ऑप्टिक्स स्ट्रांग है तो ऑप्टिक्स पूरा स्ट्रांग होगा ही, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको अच्छा लगता है और वो स्ट्रांग है तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्ट्रांग होगा, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो आपको टॉपिक्स इस तरीके से ब्रेक करने, तो देयर हैज टू बी नो कन्वर्सेशन अबाउट 11th का सिलेबस एंड 12th का सिलेबस। द कन्वर्सेशन हैज टू बी अबाउट कि भाई मैकेनिक्स कितनी हो गई है, स्टेट्स ऑफ मैटर कितना हो गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कितना हो गया, ऑप्टिक्स कितना हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। सिमिलरली केमिस्ट्री तो और सिंपल है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। देयर इज नो 11th स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक एंड 12th स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक, मेजॉरिटी ऑर्गेनिक आपकी 12th में ही होती है, राइट। देयर इज नो 11th स्टैंडर्ड फिजिकल एंड 12th स्टैंडर्ड फिजिकल, देयर इज जस्ट फिजिकल केमिस्ट्री, कुछ टॉपिक्स 11th में, कुछ 12th में, ठीक है। सेम गोज फॉर जो बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपके 2 पार्ट्स हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बायोलॉजी के बारे में मेरे को थोड़ा ज्ञान कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी भी 11th और 12th लिखा है। ऐसा मेरे को मेरे बायो टीचर्स ने बताया था कि भाई बायो में है ये बाइफर्केशन अभी भी, लेकिन मेरा जो की पर्पस है यहाँ पे बताने का, थोड़ा 11th 12th के बैरियर से थोड़ा बाहर निकलो। सिलेबस, खाली सिलेबस पे फोकस करना है हमें, सिलेबस जो है जितना हो सके उतना कवर करना है, एंड दीज आर द डिविजन्स ऑफ योर सिलेबस। तो आप जो टाइम टेबल बनाओगे उसमें भी आप ऐसे ही देखोगे। क्यों बता रहा हूं मैं ये? सिंपल रीजन, जब भी मैं ड्रॉपर से बात करता हूं तो वो यही बोलते हैं कि सर मैं ना पहले 11th खत्म करूंगा फिर जो 12th खत्म करूंगा। आपने भी ऐसे ही सोचा होगा कि यार मैं ना, मेरा 11th सबसे ज्यादा स्ट्रांग है,
ठीक है, तो मैं ना अगले 2 महीने में 11th पूरा खत्म करूंगा, फिर सारा टाइम जो 12th को दे दूंगा। या उल्टा कि यार 12th में तो मैंने बहुत ढंग से पढ़ाई करी थी क्योंकि बोर्ड भी था, 11th में उतने अच्छे से पढ़ाई हुई नहीं, मेरा 11th बहुत वीक है, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं 11 और मेरे इस बार 11th की वजह से ही नहीं आए, तो मैं ना अभी पूरा 11th कवर करूंगा फिर 12th कवर करूंगा, नहीं। बिकॉज दिस सेम थिंकिंग आप अप्लाई कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज भी कि यार मेरा ना केमिस्ट्री बहुत वीक है, अगले 1 महीने खाली जो केमिस्ट्री पढ़ने वाला हूं, नहीं। What has to go in your timetable very simply is कि भाई ये मेरा सारा का सारा सिलेबस है जिसका वो 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब इस जो भी हफ्ता या जो भी दिन मैं चूज कर रहा हूं, दिन के लेवल पे आप शायद 3 के बदले 2 सब्जेक्ट लेवल पे आ सकते हो, बट एक हफ्ते में आपको तीनों के माइलस्टोन्स खत्म करने हैं। सिर्फ इसलिए ये सिर्फ नवंबर तक है, नवंबर के बाद जो हम टाइम टेबल बनाएंगे उसमें आप रोज तीनों सब्जेक्ट के सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि तीनों जरूरी है और तीनों में साथ में परफॉर्म करना जरूरी है। आप अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन नहीं कर सकते कि भाई अगले 2 घंटे तो दिमाग अब फिजिक्स ही, एक बार फिजिक्स में घुस गया तो फिजिक्स ही करेगा, उसके बाद बायो के लेवल पे पहुंचने के लिए ना मेरे को 3 घंटे का ब्रेक लगता है। आपके पास वो लग्जरी नहीं है, एग्जाम में कोई ब्रेक नहीं मिलता आपको। सो इस स्लाइड का मेरा पर्पस सिर्फ उतना ही था। बट एक बार स्पेसिफिक नोट्स पे आ जाते हैं, ठीक है, कि फिजिक्स या केमिस्ट्री में या बायो में इन जनरल व्हाट आर द की थिंग्स। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट, कि सिलेबस कंप्लीशन का मतलब क्या है। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि सबसे पहले तो राइट जो भी आप वो टॉपिक या जो भी आप चैप्टर उठा रहे हो उस चैप्टर का आप भले ही आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स पता हो पहले से, लेट्स अज्यूम वो जो टॉपिक आपने इस हफ्ते के लिए उठाया है वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि उसके बारे में आपको सब पता है, आपने सारे सवाल भी किए हो, बट इवन देन उसके बावजूद भी आपको वो चैप्टर वैसे ही करना है। फर्क क्या पड़ेगा, जो वीक वाले चैप्टर है उसमें शायद 1 हफ्ते के बदले 10 दिन लग जाएंगे, इस वाले में 1 हफ्ते के बदले शायद जो 3 दिन ही लगेंगे, बट वो 3 दिन दो, यू नीड दैट जो कंप्लीशन, ठीक है। सो फिजिक्स में हमें क्या करना है, फिजिक्स में हमें नोट्स रिवाइज करने जो भी आपके पुराने बने हुए हैं। अगर आप किसी रिकॉर्डिंग वगैरह से पढ़ाई कर रहे थे या लाइव क्लासेस आपने अटेंड करी थी उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं तो वो रिकॉर्डिंग देखो, राइट, या एनसीईआरटी, whichever reference book you were already following, whichever reference book you are familiar with, नई किताब लेने की अभी कोई जरूरत नहीं एकदम, राइट। जिस भी किताब से आपने ऑलरेडी पढ़ाई करी हुई है, जो आपकी जान पहचान की किताब है, आपको पता है कि इस पेज में क्या क्या बातें हो रही हैं उस किताब में, वही किताब उठाओ। अगर उसका डायग्राम आप ऑलरेडी डिकोड कर चुके हो, उस किताब के डेरिवेशंस आप ऑलरेडी डिकोड कर चुके हो, तो वही आपकी मेन किताब है, वही आपकी बाइबल, गीता, कुरान, जो मर्जी बोलना चाहो, गुरु ग्रंथ साहिब, सब वही है। किताब नहीं चेंज करना। एडिशनल किताब हमें क्यों चाहिए होगा, सिर्फ सवाल के लिए चाहिए होगा, उस पर आएंगे 2 मिनट में। बट ये जो नोट्स हैं, अगर आपके खुद के नोट्स बने हुए हैं, आप जो डिलीजेंट थे 2 साल, तो उनको फॉलो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, ये किताबें उठाते हैं, उन किताबों को ढंग से पूरा कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ते हैं। फिजिक्स में 2 चीजों का हमें जो ध्यान रखना होता है। पहला तो कि जो भी आप फॉर्मूला जो पढ़ रहे हो, एक चीज जो फिजिक्स में हम इग्नोर कर देते हैं वो ये कि उस फॉर्मूले की स्टार्टिंग कहां से हुई, क्योंकि वहीं पे लिखा है कि किन किन सिचुएशन में इसको अप्लाई करना है। ये हम जनरली भूल जाते हैं, हम स्टार्ट ही करते हैं कि भाई यहाँ पे तो ये डेरिवेशन पढ़ना है तो चलो ये डेरिवेशन पढ़ो और आगे बढ़ो। नहीं, वो जो नोट, एक जो पैराग्राफ लिखा होता है ना छोटा सा, वो जरूरी, उससे आपको पता चलता है कि भाई ये आया कहां से था और अप्लाई कहां होगा, राइट। सो वो एक चीज जो मत छोड़ना, वो पढ़ लो एक बार। और उसके बाद दूसरा वाला जो पार्ट जो है वो डेरिवेशन है। आप सबको ऐसा लगता होगा कि हमारी मैथ्स तो एक्सट्रीमली वीक होगी, राइट, और इसलिए हमारा जो फिजिक्स वीक है। नहीं, वो डेरिवेशन को एक बार देखो। आपको नीट लेवल के लिए फिजिक्स की जिस लेवल की तैयारी चाहिए उसके लिए जो भी डेरिवेशंस हैं, दे ओनली रिक्वायर नॉट मोर देन अप टू 10th ग्रेड ऑफ मैथ्स। और उसमें भी अगर आपके 100% नहीं थे तो आपके डाउट्स आएंगे और वो डाउट्स को क्लियर करो, कोई बात नहीं, टाइम है आपके पास, वाइवा थोड़ी है यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो ये 2 चीजें फिजिक्स में हमें ध्यान रखनी है कि भाई पहला तो क्यों पढ़ रहे हो, ये कहां से आया है, मतलब कौन सी सिचुएशन थी जिसमें जरूरत पड़ गई ये फॉर्मूला डिराइव करने की, पहला। और दूसरा कि भाई फॉर्मूले में हो क्या रहा है, फॉर्मूला आया कहां से, कौन सी 2-3 क्वांटिटीज उठाई उन्होंने, उसमें क्या एजम्पशंस लगाए हैं जो वो यहां पहुंचे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन मेजॉरिटी ऑफ द डेरिवेशंस आर वेरी सिंपल। थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, तो हेंस थोड़ा पेशेंस ज्यादा लगेगा। वीक सब्जेक्ट्स के लिए वैसे ही आपको पेशेंस चाहिए, तो लगाते हैं, ठीक है। अब सवाल कहां से प्रैक्टिस, तो ये तो रिवीजन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट कैसे रिवाइज करोगे। उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स करने, सीधा जंप नहीं मारते हैं ना, क्यों हीरो बनना है, नहीं, पहले सॉल्व एग्जांपल देखते हैं, आराम से देखते हैं कि भाई तुमने कैसे सॉल्व किया, क्या असम्पशन लगाया, कैसे करा। ऐसे 4, 5, 10, 12, 15, 20 सॉल्व एग्जांपल देख लो, सवाल की कोई कमी थोड़ी है। पहले ही सॉल्व एग्जांपल देख लो, उसके बाद जो सॉल्व कर लेना। सॉल्व एग्जांपल में भी आंसर छुपा के खाली वो जो सॉल्व करके, मतलब
किसके सामने हीरो बनोगे? किसी के सामने नहीं, खुद के सामने। तो ये सारा करके बहुत सारे अनसॉल्व जो है खुद से कर लेना, तब हीरो बन जाना। बट सॉल्व एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है। मैं बताता हूं क्यों बोल रहा हूं मैं ये, क्योंकि अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल नहीं करोगे ना तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। आप अनसॉल्व वाले स्टार्ट करोगे, शायद शुरू के 2-3-4 सवाल आपके बन जाए, बट उसके बाद ऑलमोस्ट हर सवाल में आपको दिक्कत आएगी और आपको वैसे भी घूम के जाना पड़ेगा कि यार इसी टाइप का कोई सॉल्व सवाल ढूंढता हूं, उसमें कैसे सॉल्व किया गया वो निकालता हूं, या इसको एक बार गूगल पे सर्च करता हूं और उन्होंने कैसे सॉल्व किया वो निकालता हूं। अगर यही करना है तो पहले ही कर लो, पहले कर लेते हैं ना भाई। इस टॉपिक पे ये 4-5 टाइप के सवाल आते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हर सवाल को इस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है, हम भी वैसे हमने भी सॉल्व करके देख लिया, हमें समझ में आ गया। अब हम अनसॉल्व पे जाएंगे। तो सॉल्व एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, चाहे पहले किया है या नहीं किया। नहीं किया तो फिर तो डेफिनेटली, ठीक है। तो सॉल्व एग्जाम्पल करना है और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद आपके पास जितनी किताबें हैं, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और कोई एडिशनल किताब है, पुरानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की किताब है, जितने सवाल आप बना सकते हो जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। द नंबर, कितने सवाल बनाने हैं सर एक चैप्टर के लिए, नंबर इज जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है। अब उसके लिए अगर 2 दिन एक्स्ट्रा भी लगाना पड़े तो लगाओ, इट इज वर्थ इट, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सवाल आपने सारे के सारे कर लिए। अब क्या आपके इंपॉर्टेंट 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से एटलीस्ट क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? यहां पे आप बोलोगे सर ये तो पूरा का पूरा 11th स्टैंडर्ड का ही सिलेबस है, तो आपने ये लिखा ही क्यों? बहुत सही बात है, सारे ही टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सारे टॉपिक्स आज की डेट में। आप मेरे पास जब दिसंबर में आओगे तब मैं आपको बोलूंगा कि यार कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको अभी तूने हाथ भी नहीं लगाया, एक काम कर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छोड़ दे। बट आज आप अप्रैल में बैठे हो, आज आपका टारगेट कम से कम 650 से 700 के बीच में होना चाहिए। और अगर आपका टारगेट 650 से 700 के बीच में है तो आज की डेट में आप ये सवाल नहीं पूछोगे कि सर कौन सा टॉपिक छोड़ सकते हैं। अभी सब पे फाइट मारते हैं, नवंबर के बाद सोचेंगे कि भाई सारी फाइट मार ली, सारे चैप्टर को इसी तरीके से सॉल्व कर लिया, उसके बाद भी ये अभी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं बनता मेरे से, तब मैं आपको बोलूंगा कि यार कोई बात नहीं, अभी छोड़ दे उसको। बट अभी से लेके नवंबर तक एक सिंगल टॉपिक, एक सिंगल सवाल नहीं छोड़ना है, सब पे 100% अटेम्प्ट। जब तक ढंग से अटेम्प्ट मारोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि क्या स्ट्रांग है और क्या वीक है। शायद वो वीक सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए था, जो आप टाइम लगाते तो मिल जाता, बट टाइम नहीं लगाया तो नहीं मिला, हेंस वो सवाल कभी सॉल्व नहीं हुआ और हेंस वो टॉपिक हमेशा वीक रह गया। जो भी आपका वीक टॉपिक है, किसी ना किसी का तो स्ट्रांग टॉपिक है ना, ठीक है। सो ये हमारी स्ट्रैटेजी है, ये हमारा तरीका है, चाहे फिजिक्स के कोई भी टॉपिक्स हो। यहां पे बस नोट्स में जो भी यहां पे नोट्स लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारा करने के बाद एक जो की इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होता है वो होता है रिव्यू। रिव्यू से मेरा मतलब था कि नोट्स बनाना। आपको इन सब करने के बाद खुद के नोट्स बनाने हैं। नोट्स में अब ये नोट्स का पर्पस क्या है? एक पर्पस तो है कि भाई देखना कि हाँ हमें कितना आता है, तो चलो एकदम मेमोरी से सारे नोट्स बनाते हैं बैठ के, वो तो एक पर्पस है ही, ठीक है। बट दूसरा मेन पर्पस क्या है कि अभी से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करो तो आपको फिर से ये सारी एक्सरसाइज ना करनी पड़े। आप खाली वो नोट्स पढ़ो और आधे से 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। वो कैसे होगा? वो तब नहीं होगा अगर नोट्स में आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स डाला है, सिर्फ फॉर्मुलेस डाले हैं, सिर्फ डेरिवेशंस डाले हैं। वो तब होगा जब नोट्स में आपने ये भी डाला है कि भाई ये टाइप के सवाल में ना मेरे को दिक्कत होती है और उसमें ना मैं ये तरीका लगाता हूं, या ये टाइप के सवाल में ना मैं सिली मिस्टेक करता हूं, सिली मिस्टेक में इस वजह से करता हूं, तो इसका ध्यान रखना है। नोट्स इज लाइक योर पर्सनल डायरी, इट ओनली हैज टू मेक सेंस टू यू एंड नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड। बाकी लोगों को लगेगा कि इसमें फारसी लिखा हुआ है, लिखने दो, बट वो आपकी पर्सनल डायरी है। क्यों? अगेन आपको रिकॉग्नाइज करना है कि भाई जैसे ही वो आप वो पढ़ो, अभी से 3 महीने बाद आपको एकदम से याद आ जाए वो पूरा हफ्ता जब आपने खाली वो चैप्टर पढ़ा था, पूरा हफ्ता याद आ जाना चाहिए आपको कि हाँ मैंने ये नोट्स में ये पढ़ा था, ये इस किताब से ये पढ़ा था, ये डेरिवेशन में मेरे को बहुत दिक्कत आई थी, ये एक सवाल था जिससे मेरे को बहुत तंग किया था, एक दिन तक उसका आंसर नहीं आया था, फिर ये टीचर ने समझाया था। सब याद आ जाना चाहिए आपको। अगर वो सारा याद आ गया तो टेक्निकली आपने पूरा 1 हफ्ते का रिविजन दोबारा से कर लिया 1 घंटे में। सो दैट इज व्हाट दोज नोट्स आर अबाउट। इतने एग्जॉस्टिव होने चाहिए वो नोट्स, ठीक है। तो वही एक मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये सब करने के बाद, जो यहाँ 3-4 चीजें लिखी हुई हैं, ये सब करने के बाद नोट्स जरूर बनाना खुद से। पुराने नोट्स का काम यहाँ पे खत्म हो गया है। अगर पुराने नोट्स को आपने रिवाइज कर लिया है तो अब उसके बाद फ्रेश नोट्स बनाओ, ये पहला था। दूसरा एक मेरा जो पॉइंट था यहाँ पे बहुत जरूरी, वो ये था कि भाई चैप्टर टेस्ट जरूर कर लेना। कोई भी चैप्टर खत्म करने के बाद कुछ 50-60 सवाल ऐसे उठाना, या 20-30 सवाल, जितने भी उस चैप्टर की वैल्यू है वो सवाल उठाना, ठीक है। उसको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना। अगेन जरूरी नहीं है कि सारे सवाल आप सॉल्व कर पाओ, बाद में और मेहनत कर लेंगे अपन, पर आज की डेट में आपके लिए एग्जाम सेटिंग में उसके सवाल सॉल्व करना बहुत जरूरी है। उससे आपको ट्रू पिक्चर पता चलेगी कि चैप्टर आपका कितना रेडी है, ठीक है। सेम गोज फॉर 12th, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे टॉपिक चेंज हो गए।
तो सेम जो मैंने अभी बोला सेम चीज गोज फॉर जो है 12th फिजिक्स ऑल्सो। और इसीलिए मैंने बोला कि 11th और 12th से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो स्ट्रैटेजी चेंज होगी वो चेंज होगी कि आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो कि ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, इसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी चेंज होगी। आपकी स्ट्रैटेजी 11th या 12th पर डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में भी टेक्निकली सेम ही चीज है, बट केमिस्ट्री में स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, वो ये कि भाई हमारी जो एक फॉर्मूला शीट है वो हमें बनानी चाहिए। अब नॉर्मली फॉर्मूला शीट में लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला शीट में लोग फॉर्मूलास लिख देते हैं, एक ही मिसिंग इंग्रेडिएंट है वहां पे, वो क्या है कि भाई ये फॉर्मूला लगता कहां कहां पे है, वो आपको लिखना बहुत जरूरी है। और उसके ऊपर मैं अपना एक स्पेशल ऐड कर रहा हूं, वो ये जो मैंने अभी बताया वो स्पेशल नहीं है, वो तो इन जनरल नोट में होना ही चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला है, ये इन 2-3 जगह पे लगता है। आपको उसके अलावा एडिशनली जो मैंने अभी फिजिक्स में भी बताया, आपको वहां पे ये और लिखना है कि भाई ये फॉर्मूला मेरे को यहां लगाने में दिक्कत आती है, वो डालो उसके अंदर। ठीक है, वो लिखा होना चाहिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, बट उसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम है। केमिस्ट्री और भी ज्यादा आसान इसलिए है क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट सिर्फ एक जगह से पढ़ने हैं, एनसीईआरटी। उसके सवाल एक ही जगह से बनाने हैं, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, उसके बियॉन्ड जाना ही नहीं है। उसके बियॉन्ड अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ किताबें पढ़ी हैं और टाइम आपके पास है तो बनाओ, बट इन दोनों के अलावा दी ओनली अदर थिंग दैट यू नीड टू डू इज PYQs, चाहे वो फिजिकल है, चाहे इनऑर्गेनिक है, चाहे ऑर्गेनिक है। इफ यू डू दीज 3 थिंग्स डिलिजेंटली, आपने एनसीईआरटी का से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, जो भी याद करने वाली चीज थी वो याद कर ली है, आपने सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लिए हैं, पढ़ भी लिया है और कर भी लिया है, और उसके अलावा आपने अनसॉल्व क्वेश्चंस भी कर लिए हैं ये 2-3 किताबों से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिए, और लास्ट में आपने खुद के नोट्स बना लिए हैं। अगर आपने ये कर लिया है उन सारे चैप्टर्स के साथ, केमिस्ट्री आपका हो जाएगा, गारंटी। ठीक है, एकदम 100% ट्राइड एंड टेस्टेड। ठीक है, तो फिजिकल में एक ये फॉर्मूला वाला पार्ट आ जाएगा, इनऑर्गेनिक में आपका एक ये एक्सेप्शंस वाला पार्ट आ जाएगा। सो अब यहाँ खाली एक्सेप्शंस नहीं है, यहाँ पे आप बेसिकली एक वो जो आप नोट्स बनाओगे उस नोट्स के अंदर इनऑर्गेनिक में बेसिकली होगा क्या, हर एक एलिमेंट या ग्रुप राइट या कंपाउंड के लिए प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। जो है प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, रिएक्शंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और उनके लिए क्या है कि भाई ये बॉन्ड बन सकता है क्या, वो बॉन्ड बन सकता है क्या, वगैरह वगैरह। हर एक एलिमेंट ग्रुप के अपने अपने नुआंसेस होंगे, इसी को लिखना है। ये जो मैंने इतना जेनेरिकली आपको बता दिया, ये हर एक एलिमेंट, हर एक ग्रुप के लिए कैसा दिखता है, हर एक कंपाउंड जो आपके स्पेशल कंपाउंड है जिनको आप पढ़ रहे हो उसके लिए कैसा दिखता है, अल्कोहल्स के लिए कैसा दिखता है, फिनॉल्स के लिए कैसा दिखता है, राइट। या यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो अलग अलग है उनके लिए कैसा दिखता है, सोडियम के जो बहुत सारे कंपाउंड आप पढ़ रहे हो उनके लिए कैसा दिखता है, ये आपको याद करना है। और वो याद कैसे होगा, आप ये पूरा पढ़ने के बाद नोट्स बनाओगे, उन नोट्स को अपने सामने चिपका दोगे और उनको रिवाइज करते रहोगे। तो हमने भी जो टाइम टेबल बनाया था, इसीलिए हमने इनऑर्गेनिक हमने थोड़ा लेट रखा था। थोड़ा लेट मतलब ऐसा नहीं कि नवंबर के बाद, जैसे कि मैंने बोला सारा सिलेबस नवंबर तक ही खत्म होना है, बट इनऑर्गेनिक हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। हमने पहले स्टार्ट किया था फिजिकल और ऑर्गेनिक से, राइट। तो वैसा कुछ आप सीक्वेंस सोच सकते हो, बट इनऑर्गेनिक जब भी पढ़ना स्टार्ट करोगे, ये जो नोट्स हैं ये बहुत जरूरी हैं। कौन कौन से रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस में क्या स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्या रिएजेंट होता है, क्या प्रोडक्ट होता है, ठीक है, पहला। दूसरा, इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, कूल। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक में जो हमें नोट्स बनाने वो भी वैसे ही बनाने, जब प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज वो एक आइसोमेरिज्म वाला या नॉमेनक्लेचर वाला एक एंगल और आ जाता है। नॉमेनक्लेचर आई वुडंट से इज मोर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट्स मोर ऑफ आवर नॉमेनक्लेचर, बट ये 2-3 एलिमेंट्स और आ जाते हैं। तो आपके हर एक नोट्स में, चाहे आप हाइड्रोकार्बन्स के लिए बना रहे हो, अल्कोहल्स के लिए, फिनॉल्स के लिए, ईथर के लिए, या फिर अल्काइल हैलाइड्स के लिए, या एल्डिहाइड्स, कीटोन्स वगैरह वगैरह, ये जो भी डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं, और हो सकता है किताब में लिमिटेड हो, आप उसको और बाइफरकेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल खाली अब अगर अमीन लिखा हुआ है तो नहीं, अमीन नहीं, जो एरोमेटिक अमीन्स और जो एलिफैटिक अमीन्स हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं लिखो। बहुत एक कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट लिखो, नोट्स में लिखो, आपके सामने दोबारा आएगा तभी याद रहेगा, रिवाइज रहेगा। सब कुछ एग्जाम में जाके क्यों सोचना है। अगेन लाइक आई सेड, दैट एग्जाम इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स नॉट अबाउट कि यार आपके सामने एक बहुत ही स्ट्रेंज सा सवाल आया और उसको आपने कैसे ढंग से सोच के आंसर लिख दिया। इट इज नॉट ओलंपियाड्स, राइट, इट इज अ नीट का एग्जाम। ठीक है, तो यहां पे ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज। नेम्ड रिएक्शंस पे स्पेशल ध्यान देना है यहाँ पे कि भाई नेम्ड रिएक्शंस कौन कौन से, क्योंकि वहां से डायरेक्ट सवाल आ जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, नेम्ड रिएक्शन का जो पूरा का पूरा ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म है उस पर ध्यान दो, जरूरी है।
हमने कुछ कुछ जो है प्रीवियस ईयर सवाल भी किए अभी पिछले दिनों में, आपने देखा होगा काफी सवाल आपके उस मैकेनिज्म से निकल आते हैं। और ये मैकेनिज्म जो भी नेम्ड रिएक्शन में बोल रहा हूं एनसीईआरटी के बाहर मत जाओ। एनसीईआरटी में जो नेम्ड रिएक्शन दिए उनको कवर करो 100%, इनफैक्ट उनको कवर करो 200%। एक एक रिएक्शन को हर महीने प्रॉब्ली एक बार रिवाइज करो टाइप्स, आई डोंट नो, राइट। वो कब पॉसिबल होगा? अगर आप ये अपने स्मार्ट नोट्स बना लोगे। उसके अलावा बाकी की चीजें सेम है, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से या पुराने नोट्स जो भी आपके हैं उससे, राइट। उसके अलावा सॉल्व्ड एग्जांपल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस, यही सीक्वेंस। और ये सब खत्म होने के बाद नोट्स, ठीक है। बायो में आते हैं, ठीक है। तो बायो में भी जैसा केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बायो भी वही है। बायो तो खैर मेरे से ज्यादा आपको ही पता है, तो बायो में भी मैं फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है? डू नॉट गो बियॉन्ड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बाहर का कोई सवाल नहीं आया आज तक, बायो में आया ही नहीं, पूछते ही नहीं वो, राइट। दूसरा क्या है? दूसरा है आपके, ठीक है, डायग्राम्स, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरा आपका क्या है? तीसरा है यहाँ पे आपके, ये जो बायो में इतनी सारी चीजें याद करने की होती है कि आपको बहुत जरूरी है कि आप उनके फ्लैश कार्ड्स बना लो, ठीक है। अब फ्लैश कार्ड्स टिपिकली क्या हो सकता है कि भाई एक पर्टिकुलर चैप्टर या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए भाई ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका स्पीशीज, जीनस वगैरह ऐसे डिसाइड होता है, राइट। उनका लेट्स से जो भी वेरियस बिहेवियर्स हैं, बहुत ज़्यादा तो अभी मेरे को याद नहीं है, बट जो भी बिहेवियर्स हैं उनके आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं। फ्लैश कार्ड्स आते भी हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो ले लो, बट ये फ्लैश कार्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अब ये आपका तरीका है कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहने का, क्योंकि हैवी मेमोराइजेशन है यहाँ पे, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे वो जो लास्ट पार्ट है वो तो है ही कि जब भी आप वो चैप्टर खत्म कर रहे हो, अब वो चैप्टर खत्म करने का वो क्या है? कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन बैंक है आपके पास जिसमें पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, जिसमें पहले से बाकी सारी चीजें होनी चाहिए, वो सब आपने कवर कर लिया है। दैट इज बेसिकली बायो। तो बायो में एडिशनल एलिमेंट इज जस्ट डायग्राम्स एंड फ्लैश कार्ड्स। डायग्राम और फ्लैश कार्ड्स नहीं बोलना है, डायग्राम क्योंकि डायग्राम से डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायग्राम नहीं छोड़ना है। दूसरा फ्लैश कार्ड्स, क्योंकि इन जनरल आपके पास याद करने की काफी सारी चीजें हैं। इट वुड बी इंपॉर्टेंट अगर आप रोज लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे हो इन रिकॉलिंग वट एवर यू वुड हैव लर्न्ड प्रीवियसली, तो फ्लैश कार्ड से होगा, ठीक है। तो क्या आप अपने स्केड्यूल में, अब ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सजेशन है मेरा, फॉर एग्जाम्पल क्या आप अपने स्केड्यूल में रोज का ऐसे 15-15 मिनट निकाल के डाल सकते हो कि यार ये 15 मिनट ना मैं ये इस चैप्टर के फ्लैश कार्ड करूंगा, और इस तरीके से मैं एक महीने में सारे के सारे बायो के चैप्टर्स या लेट्स से हाफ ऑफ बायो के चैप्टर्स रिवाइज कर लूंगा। आप वैसा कुछ शेड्यूल बना सकते हो क्या? आज अगर नहीं भी बना सकते तो वैसे भी आपको 2 महीने 3 महीने बाद बनाना पड़ेगा, गिवन कि आप सब ड्रॉप कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास मेजॉरिटी चीजें क्लियर हैं। इट मेक सेंस कि आप ये आज से ही शुरू करो, ठीक है, बायो के लिए। नाउ वो 2 पॉइंट से और उसके अलावा सब्जेक्ट वाला पॉइंट था। अब आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई, राइट, पिछले अराउंड आधे घंटे में लेट्स से काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप वो सारी चीजें ध्यान रखोगे और टाइम टेबल बनाओगे भी, टाइम टेबल को फॉलो भी करोगे, लेकिन जो एक चीज होगी वो होगा बैकलॉग। वी कांट अवॉइड बैकलॉग। आप कंसिस्टेंट हो तब भी बैकलॉग जो है आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। तो वो बैकलॉग इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट। बैकलॉग इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, बैकलॉग विल ऑल्सो बी, बैकलॉग का एक और रीजन ये भी हो सकता है कि शायद आपका एस्टिमेट गलत था। भाई उस चैप्टर को चाहिए थे 10 दिन, आपने 7 ही दिन डाले। ओवरऑल कहीं ना कहीं सब कुछ एवरेज आउट हो जाएगा, बट बैकलॉग का एक रीजन ये भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी कि भाई बैकलॉग है, बैकलॉग आएगा, मेरे को डरना नहीं है। मैंने जो भी प्लान बनाया उस प्लान के हिसाब से मैं अगले 6 महीने में सिलेबस खत्म कर रहा हूं, मेरे पास तो 6 महीने और हैं उसके बाद। तो बैकलॉग से डरना नहीं है। यही बैकलॉग वाला डर जो है ना वो एग्जाम में जाता है जब आपके पास वो 180 सवाल होते हैं और आप बहुत सारे ऐसे सवाल जो है या कोई सवाल आप जल्दी जल्दी करते हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सवाल बचे हैं यार, क्या करें हम। नहीं, आराम से ठहर के आराम से हो जाएगा। पहला तो डरना नहीं है, बैकलॉग से कवर हो जाएगा, हुआ है लोगों का, हर साल लोग करते हैं। दूसरा पार्ट है, अब बैकलॉग कवर करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तो एक ये तरीका है कि यार मैं पहले से ही अपने टाइम टेबल में कुछ एक्स अमाउंट ऑफ टाइम डाल दूंगा जिसमें मैं बैकलॉग ही कवर करूंगा और मैं उस हफ्ते में डिसाइड करूंगा कि भाई किसका बैकलॉग कवर करना है, फॉर एग्जाम्पल। ये एक तरीका है, बहुत सही तरीका है, ये भी बहुत लोगों के लिए ये भी काम करेगा, राइट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यार रोज का 1 घंटा आप डिवोट कर सकते हो कि भाई आज मैं इस चैप्टर का बैकलॉग खत्म करूंगा, ये 1 घंटा सिर्फ उसी के लिए, और अगर कुछ बैकलॉग नहीं है मेरे पास तो ये 1 घंटा खाली है मेरा, कोई बात। वो एक तरीका है। दूसरा तरीका मेरा ये है कि विच इज वाई आई एम सेइंग कि हम जो टाइम टेबल बनाएंगे ना वो ऐसे हफ्ते या महीने का ही बना के चलेंगे। बाकियों के सिर्फ टाइम टेबल ही, सिर्फ गोल्स बना के चलेंगे कि भाई इस महीने के एंड में मेरा गोल क्या है। गोल है मेरे को ये सारे चैप्टर खत्म करने हैं,
राइट। बट टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल ये है कि ये चैप्टर इस टाइम में इस दिन में मेरे को खत्म करना है। अगले महीने का मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया, बट सिर्फ गोल बनाया। गोल क्या है कि भाई ये चैप्टर खत्म करना है। होगा क्या इससे? इस महीने आपने जो 4, 5, 8 चैप्टर डिसाइड किए हैं उसमें से लेट्स से आप 5 ही कर पाए, 6 ही कर पाए, बाकी का अगले महीने के टारगेट में डाल दो, गोल में। गोल अपडेट हो जाएगा, टाइम टेबल आप उसके हिसाब से बना लो, ठीक है। क्योंकि वाइल दिस इज ऑल्सो अ राइट स्ट्रैटेजी, मेरे दिमाग में ये वाली स्ट्रैटेजी में फोकस थोड़ा इधर उधर हिल जाता है, क्योंकि आप उस दिन बैठ के डिसाइड करोगे कि यार ये वाला बैकलॉग करूं कि ये वाला बैकलॉग करूं, और आज की डेट में आपके पास कोई डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है नहीं, क्योंकि शायद दोनों इंपॉर्टेंट, राइट। जो मैं दूसरे वाला बता रहा हूं उसमें फायदा बस ये है कि भाई सारा फोकस जो हमने टाइम टेबल बना दिया उसी पे है, सिलेबस खत्म करने पे। जो बचेगा उसके बारे में बाद में सोचेंगे और अकॉर्डिंगली हम गोल एक्सटेंड करते रहेंगे। तो ये वाला तरीका उस केस में बहुत सही है जिस केस में आप अभी 11th में हो, आप अभी 12th में हो, यू कांट अफोर्ड व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि आपका स्कूल भी चल रहा है साथ में। तो ये तरीका उस केस में बहुत अच्छा है, इस केस में भी चल सकता है अगर आप ड्रॉप कर रहे हो। लेकिन उस केस में जो मैं बता रहा हूं वो ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। बट दोनों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, आपको मेरी बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं लगानी है, आपको आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी लगानी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और इसके बाद है ये लास्ट वाला पार्ट। आप कितने भी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लो, आप कितने भी जो है सवाल सॉल्व कर लो, वो सब कुछ करने के बाद भी आपका प्रिपरेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक यू डोंट रीच अ लेवल जहां पे कि आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो, और मान लो 7 दिन तक आपने मॉक टेस्ट दिए इन दैट सेम पैटर्न जो नीट का पैटर्न है, और उन मॉक टेस्ट में आपने 650, 650, 650, 650 मारा है, तब तक आपका प्रिपरेशन खत्म नहीं होगा। अब वहां तक पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो सारे बच्चे बोलते हैं, सर पहले सिलेबस खत्म कर लेते हैं ना, फिर मॉक टेस्ट करेंगे आराम से, बहुत टाइम। मैं भी इतनी देर से बोल ही रहा हूं बहुत टाइम है। इस चीज के लिए बहुत टाइम नहीं है आपके पास। नाउ आपके पास ये एडवांटेज है कि आपने ड्रॉप किया है, विच बेसिकली मीन्स कि आप आज से ही फुल सिलेबस, फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। आज की डेट में बस आपको ये देखना है कि भाई नीट में मैंने जितना मारा था कम से कम उतना तो आना ही चाहिए। अभी से 1 महीने बाद भाई नीट में मैंने जितना भी मारा था, वो जो रह गया था, जिन चैप्टर्स की को मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया, एटलीस्ट उतने मार्क्स तो इंप्रूव होने चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ब्रॉडली मैं बस ये बोल रहा हूं कि नवंबर तक जब तक आपका सिलेबस खत्म होगा, क्या आप कम से कम 500 तक पहुंच सकते हो, 500, 550 के लेवल तक पहुंच सकते हो। बस वो टारगेट करना है। 500 आपका गोल नहीं है, आपका गोल अगेन 650, 700 है आज की डेट में। बट जब तक आप सिलेबस खत्म करोगे तब तक अगर आप ऑलरेडी 500 पे हो तो 500 से आगे की जर्नी फिर आप वहां से ही स्टार्ट कर सकते हो। देखो 250 को 500 ले जाना बहुत आसान है, बट अगर आप नवंबर में 250 पे पहुंचोगे तो आपको 2-3 महीने 250 को पूछे 500 ले जाने में लग जाएगा। 500 को 650, 700 ले जाना बहुत मुश्किल है, बहुत चीजें लगती हैं, खाली कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलता है, स्पीड एक्यूरेसी दोनों पे काम करना पड़ता है। तो जितना ज्यादा टाइम आप दोनों पे लगाओगे उतना बेटर है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब तक आप नवंबर में सिलेबस खत्म कर रहे हो तब तक आप डेली हर महीने के 2 मॉक टेस्ट करते रहो। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हो, या आप करते रहो, ताकि बाय द टाइम यू रीच नवंबर एंड, 30 नवंबर को जो आप मॉक टेस्ट दोगे, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हर 15 और 30 को आप मॉक टेस्ट दोगे, जो भी उसके आसपास का संडे, बट 30 नवंबर को जो आप मॉक टेस्ट दोगे, क्या आप उसमें 450 सही 450, 500 तक ला सकते हो क्या? फिर उसके बाद हम उसकी आगे की जर्नी तय करेंगे कि भाई ये 450, 500 हो गया है, सिलेबस पूरा कवर हो गया है, अब जरा ना सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं कि भाई मेरे ये जो 450 से 650 का जो गैप है, ये 200 नंबर का, ये किस किस वजह से आ रहा है, उसको नॉक ऑफ करेंगे एक एक करके, उसी कॉन्सेप्ट, उसी सवाल को, और ये हम रोज करते रहेंगे 3 महीने में 650। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है, ये प्लान है, राइट। मेरे पास जितना था मैंने सब बता दिया, इसके अलावा और 2-3 वीडियोस है उसमें भी बता दिया, उसकी चीजें भी यहाँ पे बता दी हैं, राइट। टाइम टेबल वाले जो वीडियोस हैं उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वो देख लेना। बट वो एक आइडिया है कि आप कैसे अक्टूबर या नवंबर तक सिलेबस खत्म कर सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव यही है, आपके पास बेटर आइडिया है, इंप्लीमेंट करो। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, ऑब्जेक्टिव सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। और बाकी जितनी चीजें मैंने बताई सब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, किसी एक चीज को भी मिस नहीं करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपने मन बना लिया है, ठान लिया है कि भाई नीट करना है, तो वो जो मोटिवेशन है उसको कंटिन्यू रखो। वो कब कंटिन्यू होगा? अगर आपने जो ये मन बनाया ना, ये अपने अंदर से आपकी आवाज आई है, किसी के कहने पे नहीं बनाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये मन इसलिए बनाया क्योंकि लोगों ने बोला कि अरे तुम्हारा तो इस साल भी नहीं हुआ, तुम क्या ही करोगे, तुम्हारे पास का कुछ नहीं है, तो उसको प्रूव करने के लिए आपने मन बना लिया, राइट। या फिर आपके पास एक्चुअली और कोई ऑप्शन ही नहीं है और इसीलिए आप ये जो है ड्रॉप लेना चाहते हो कि चलो और कोई ऑप्शन तो है नहीं, चलो यही कर लेते हैं। एनी ऑफ दोज रीजंस यू विल लूज मोटिवेशन,
मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, और अंदर का मोटिवेशन सिर्फ एक है कि भाई अगले साल कोई एक सीट है जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, उस सीट में जाके 5 साल बाद मैं डॉक्टर बनूंगा, और उसके बाद या तो बहुत सारे लोगों की हेल्प करूंगा या बहुत सारे पैसे बनाऊंगा, जो भी आपका मोटिवेशन वहां पे है, जिस भी रीजन से आप डॉक्टर बनना चाहते हो। बट आपका जो रीजन है डॉक्टर बनने का, दैट हैज टू बी द ओनली रीजन फॉर टेकिंग अ ड्रॉप। वो रीजन आज भी उतना ही वैलिड है जितना 1 साल पहले था या जितना 2 साल पहले था, जब भी आपने पहली बार तैयारी शुरू करी होगी। तो उस रीजन को जरा निकालो, उस रीजन को अपना मेन रीजन बनाओ, और उसके बाद, क्योंकि वहीं से फिर आपकी जिद आएगी, नहीं होगा यार, करेंगे यार, ऐसे कैसे, राइट। और उसके बाद फिर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करो, हो जाएगा, ठीक है। सो विद दैट हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राइट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर लेना, राइट। जितने ज़्यादा जो बच्चों का जो भला हो जाए उतना अच्छा है। शेयर करने में ये मत सोचना कि नहीं मेरा भला तो हो रहा है बट किसी और का भला होगा तो शायद वो भी मेरी सीट ले जाए, ऐसा मत सोचना। लाइक आई सेड, द आर्ट इज इन द एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे भले ही कंपटीशन है, ये अल्टीमेटली है तो नॉलेज का ही ना, तो नॉलेज बांटने से और बढ़ता है। दिस वॉज द कोर रीजन वाई आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज इन माय ड्रॉप ईयर इटसेल्फ, कि भाई 11th-12th के कॉन्सेप्ट मेरे बहुत क्लियर है, मेरे को खाली प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। तो एक काम करते हैं ना, अगर मेरे को लगता है कि इतनी ही क्लियर है तो एक काम करता हूँ, आज से ही पढ़ाता हूँ। एक 40% वाले बच्चे को मैंने लिया, जो मेरे भाई की क्लास में था, वो मेरा भाई मेरे से 1 साल छोटा था, तो वो 11th में था, उसने 11th से 12th में आया था, तो 11th में उसके 40% आए थे। ऑब्वियसली सब गिव अप कर चुका है वो, राइट। तो मैंने बोला यार इससे ईजी तो क्या ही हो सकता है, 40% लाया, अगर मैं इसके 60% भी ले आऊँगा तो ये खुश है, अपना भी मुझे सॉर्टेड है। बट ये अगर इसको मैं समझा पा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे को एक्चुअली आता है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। उस बच्चे के फाइनली 12th में कुछ 76-77% आए, राइट। बाकी दुनिया खुश ना हो, वो बहुत खुश था और मैं भी बहुत खुश था, ठीक है। तो वहां से मेरी पढ़ाई की जर्नी स्टार्ट हुई थी वैसे, ठीक है। बट वट एवर इज योर रीजन, ठीक है, आप वो रीजन को निकालो, रीजन को ढूंढो और उस रीजन पे अडिग होके रास्ता शुरू करो, पहुंच जाओगे, ठीक है। ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। कोई आपका फ्रेंड आपसे डाउट पूछने अगर आ रहा है तो उसकी हेल्प करो, जब आप उसके डाउट क्लियर करोगे आपका भी कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, राइट। एनीवे, वो साइड टॉपिक है, अभी इसी स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। ये स्ट्रैटेजी पे एकदम लेजर शार्प। वीडियो सही लगे तो लाइक एंड शेयर, चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। वीडियो और ऐसे हम लेके आते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सॉल्व करवाता रहूंगा उसी स्केड्यूल में, राइट। एंड ये जर्नी हम साथ में तय करेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस, ठीक है। और हाँ, माता पिता की सुनते रहना, उनका ख्याल रखना, वही है आपके लिए। अगले 1 साल और है, उस 1 साल के बाद आप कहीं और चले जाओगे, मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द लव।